बीजेपी भोकला गई है। बीजेपी ने यह सोचा था कि हम बड़े बड़े डेवलपमेंट के बाद बोलेंगे, और क्योंकि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन उनका इंटरनल रिव्यू है। बीजेपी ने यूपी में 4 सर्वे किए, 4 सर्वे बीजेपी का हुआ है यूपी के अंदर अपने कैंडिडेट्स को लेकर, और उन्हें ये चीज मिला है कि 150 से ज्यादा उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, इसलिए 150 कैंडिडेट्स को बदलना चाहते थे। उसके बाद 100 कैंडिडेट को बदलना चाहते थे, और सोशल मीडिया में रिपोर्ट भी लीक हो गया किन किन कैंडिडेट्स को बदलना चाहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी आप देखेंगे बीजेपी में है। बीजेपी को फील हो गया है कि उनके झूठे झूठे बातें अभी कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए वापस ये धर्म की सियासत में लोग जा रहे हैं। यूपी इलेक्शन में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से 80 बनाम 20 की बात करते हैं और गुंडा राज साफ करने की बात करते हैं, तो इसमें 2 सवाल ये, पहला ये कि मुसलमानों को टारगेट करना है ताकि वो यूपी का इलेक्शन जीत सके। दूसरा, 2 दिन पहले जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब पर गोलियां चली, वो अपने आप में एक त्रासदी भरा माहौल है। आप इन दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक चीज तो बहुत जरूरी है, यूपी से गुंडा राज जाना बहुत जरूरी है, और यूपी में गुंडा राज बीजेपी की गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रही है। तो अगर यूपी से गुंडा राज को निकालना है तो यूपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि गुंडा राज करने वाले ही वहां पर आज सबसे बड़े बड़े पोजीशन पर हैं, और पुलिस को, एजेंसीज को, सबको अपने गुंडागर्दी के लिए लोग इस्तेमाल किए हैं। दूसरा देखेंगे, ये बीजेपी अभी फाइनली बड़े बड़े डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, वो देख लिए कोई डेवलपमेंट खरीद नहीं रहा है। उनकी डेवलपमेंट की फीकी फीकी बातों को कोई भी खरीदार नहीं है, इसलिए बीजेपी अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला को जा रहा है। वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला क्या है? ये 80-20, ये 80-20 का फॉर्मूला है। आज भी आप स्टेटमेंट देंगे, इससे पहले के भी आप स्टेटमेंट देंगे, यानी इससे एक पॉजिटिव न्यूज भी आपको मिलता है। पॉजिटिव ये है कि बीजेपी भोकला गई है। बीजेपी ने यह सोचा था कि हम बड़े बड़े डेवलपमेंट के बाद बोलेंगे, और क्योंकि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन उनका इंटरनल रिव्यू है। बीजेपी ने यूपी में 4 सर्वे किए, 4 सर्वे बीजेपी का हुआ है यूपी के अंदर अपने कैंडिडेट्स को लेकर, और उन्हें ये चीज मिला है कि 150 से ज्यादा उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, इसलिए 150 कैंडिडेट्स को बदलना चाहते थे। उसके बाद 100 कैंडिडेट को बदलना चाहते थे, और सोशल मीडिया में रिपोर्ट भी लीक हो गया किन किन कैंडिडेट्स को बदलना चाहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी आप देखेंगे बीजेपी में है। बीजेपी को फील हो गया है कि उनके झूठे झूठे बातें अभी कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए वापस ये धर्म की सियासत में लोग जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे असद साहब के ऊपर जो वाकया हुआ, ये असल में जो है इतने सालों से जो ये मुसलमानों को देखते ही नफरत आना, ये जो फीलिंग मैंने आपको शुरू में बताया ना, जो सिंबलाइजेशन होता है या डिह्यूमनाइजेशन किया जाता है, उसका असर है ये। उसका असर में हम लोग देख रहे हैं कि असद साहब पर अटैक हुआ। वो तो खुद एकदम खुद हमारे नसीबी थी कि उन पर कुछ नहीं हुआ, और हम उनकी सेफ्टी के लिए उम्मीद भी करते हैं। लेकिन ये चीज इसमें जो है, जिन लोगों ने जाकर उन पर गोली चलाई, उससे ज्यादा रोल है इसका कॉन्स्पिरेसी किसने किया। ये बहुत आसान से 2 लोगों को अरेस्ट कर दिए, हमारा डिमांड है वो 2 लोगों को अरेस्ट नहीं, उनके पीछे कॉन्स्पिरेसी किसने किया आप उनको भी सामने लेके आओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो उन पर यूएपी डाला गया है, ना तो उनके खिलाफ, ये कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है। यानी कंप्लीट स्टेट स्पॉन्सर्ड एक गुंडागर्दी यूपी के अंदर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद तमाम विपक्षी पार्टियों में खामोशी थी, किसी ने भी किसी तरह की कोई बात नहीं की, एक खामोशी थी। तो क्या ये समझ लिया जाए कि कहीं ना कहीं जब बात मुसलमान सांसद की होती है या मुस्लिम हिस्सेदारी की होती है, तो तमाम लोग खामोशी ओढ़ लेते हैं ताकि उनका जो अदर वोट है वो खिसक ना जाए? बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2013 के इलेक्शन के 2018 के इलेक्शन से ये ट्रेंड शुरू हुआ, जिसमें मुसलमान इनविजिबल हो गए। आज यूपी इलेक्शन में मुसलमान इनविजिबल है। उसके बाद आने वाले अगले साल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में जो इलेक्शन है वहां पर भी हम इनविजिबल हो जाएंगे। हर जगह हम इनविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो सेक्युलर पार्टीज हैं यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई ये जो यूपी के अंदर से जो हिजाब इशू हो रहा है, उस हिजाब इशू में आप थोड़ा खामोश हो जाओ, यानी उन बच्चियों को बोलो कि हिजाब छोड़ दो, क्योंकि उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। भाई कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बाबरी मस्जिद गिर गया, कॉम्प्रोमाइज करो, अब काशी मथुरा पूछ रहे हैं। एक कॉलेज में कुछ कॉम्प्रोमाइज करो, 5 कॉलेज में इशू चल रहा है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? यानी ये जो सेक्युलर पार्टीज ने एक जहन बना लिया है कि मुसलमान उनके लिए इनविजिबल है, और उसमें बहुत बड़ा एक रोल हमारा भी है।
देखिए हर चीज आप दूसरों पर इल्जाम नहीं लगा सकते, मुस्लिम कम्युनिटी का भी उसके अंदर रोल है कि इतने साल में जो ये एक स्लेव मेंटालिटी हमने दिखाया है, ब्लाइंडली आंख बंद कर कर जो हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे गए हैं, एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हमने, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स को जो हमने एक स्कोप नहीं दिया है, उसका नतीजा है ये जो यूपी में हो रहा है। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। पूरे सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी हमारे सर पर ही पड़ रही है और आप देखेंगे ऐसा ही होने वाला है। वो तो एक दो यहाँ वहाँ चंद लीडर्स तो हिजाब के बारे में बात करते हैं, और आज राहुल गांधी ने भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन वेरी वेरी बैलेंस स्टेटमेंट उन्होंने भी दिया। ओपन स्टेटमेंट कभी आने वाला नहीं है, ये आप समझ के जाइए कि सेक्युलर पार्टीज के लिए मुस्लिम्स आर इनविजिबल इन इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो तंजीमें हैं या हमारे जो लीडर्स हैं उनकी भी तो कहीं ना कहीं उन पर भी तो सवाल उठते हैं कि जब बात आम मुसलमानों की आती है, आम लोगों की आती है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जी देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, हर इल्जाम हम लोग आरएसएस के ऊपर या सेक्युलर पार्टीज के ऊपर देने से काफी नहीं है। इसमें बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन की भी काम है। एक कम्युनिटी को जो है अलग अलग एंगल में बिल्ड होना पड़ता है। 20 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर जब आजाद हुए थे, ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ थे। इतनी बड़ी आबादी की एक कम्युनिटी ने सोशली अपने अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया, पॉलिटिकली अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया, इकोनॉमिकली अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया। तो जब आप हर तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं तो उसका नतीजा यही होता है जो आज हम देख रहे हैं। हमारे मुस्लिम लीडरशिप ने भी जो एक पॉलिटिकल एक क्या कहते हैं कि एक बार्गेनिंग होना चाहिए था कि अगर हम एज अ कम्युनिटी हम आपके पीछे आ रहे हैं तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। इफ्तार पार्टी, टोपी, बिरयानी ये छोड़कर एक जो पॉलिसीज होने चाहिए थे उस पर कभी फोकस ही नहीं हुआ। इसलिए आप देखते हैं आज तक इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट आई, ये सारे गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए स्कीम बनाए, पॉलिसी नहीं बनाए। SC ST के बारे में अगर आप देखेंगे, OBC के बारे में देखेंगे, इंडिया में स्कीम नहीं बने, पॉलिसीज बने। प्रिजर्वेशन एक पॉलिसी है, लेकिन मुसलमानों के लिए सिर्फ स्कीम आए, पॉलिसी नहीं है। तो जैसा आपने राइटली बताया, ये हमारे बहुत सारे सालों में जो जिन छोटे छोटे गैप्स को हमने छोड़ दिया था, उसका नतीजा हम लोग आज देख रहे हैं। एक सवाल और उठता है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में करीब 250 किलोमीटर तक हम लोगों से बात कर चुके हैं, ग्राउंड पे घूम रहे हैं। मुसलमानों के जहां पर बात करते हैं तो वहां पर वो अगर जब हम पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज कहना है कि हम भाजपा को हटाना चाहते हैं, और उनको खुद नहीं पता है कि उनके मुद्दे क्या हैं। तो ये अवेयरनेस अब तक, अगर हम देखते हैं आजादी के बाद से अब तक जब नहीं हो पाई है, तो हम क्या उम्मीद करें कि हर बार भाजपा को हटाना है या कांग्रेस को हटाना है, बस मुसलमानों के मुद्दे यही बन के रह जाएंगे? देखिए, इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स का मतलब यह होता है कि आपकी पूरी की पूरी इलेक्शन स्ट्रेटेजी ही किसी को हराने के लिए होती है। आपको अच्छा एक मिसाल देता हूं, जब 2018 में कर्नाटक में इलेक्शन चल रहे थे, उस वक्त जो है अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर इलेक्शन के डिस्कशंस चल रहे थे। SC कम्युनिटी के अंदर डिस्कशन चल रहा था, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारा होना है। लिंगायत कम्युनिटी के अंदर डिस्कशन हो रहा था, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारे कम्युनिटी से होना है। मुखलिका कम्युनिटी के अंदर डिस्कशन हो रहा था, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारे कम्युनिटी से होना है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर डिस्कशन हो रहा था, बीजेपी नहीं आना। यानी आप देखिए हर किसी का कितना एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का अप्रोच है कि पॉलिटिक्स में हमें क्या चाहिए, और मुस्लिम कम्युनिटी का हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच रहा है। तो ये एक नेगेटिव अप्रोच को छोड़ना है। हम हमेशा ये कहते हैं कि देखिए जो बुरा हुआ इससे बुरा हो नहीं सकता, लेकिन देखिए आज बोलकर कल हालात नहीं बदल सकते। इसके लिए जैसा आपने राइटली कहा, वेरी एक्सटेंसिव पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन्स चाहिए। पॉपुलर फ्रंट के थ्रू हम लोग एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये काम को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल एक अवेयरनेस कम्युनिटी के अंदर है। सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपको अपना सोशल राइट्स, अपना पॉलिटिकल राइट्स और आपका जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट के पास, वो क्लियर होना है। आपके पास आकर पूछते हैं आपके मुद्दे क्या है, कोई जबान या कब्रस्तान, यही हमारा मुद्दे नहीं होने चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे वोकेशनल सेंटर्स, ये हमारे प्रोटेक्शन ऑफ आवर राइट्स, ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। तो ये मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट ज्यादा होना चाहिए। इंशाल्लाह पॉलिटिकल अवेयर बनाएंगे इस कम्युनिटी को, नेचुरली आप देखेंगे पॉलिटिकल ट्रेंड बदलेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि नमाज, अजान और अब हिजाब, ये आगे भी चलने वाला है, चाहे बुली ऐप हो या सुली डील के तहत तमाम चीजें हो। पहले
जाली टोपी बोल के हमारे बुजुर्गों को टारगेट किया गया, उसके बाद हमारे बच्चों को टारगेट किया गया, और अब सीधा बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि ये चीजें अब नहीं रुकेंगी। ये कहीं ना कहीं नए नए मुद्दों को नए नए तरीके से नई नई शक्ल में दिखाते रहेंगे या उसे परेशान करते रहेंगे, ताकि इनकी नफरत की राजनीति चलती रहे। सवाल ये है अनीस साहब आपसे कि अब ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम इन चीजों पर रोक लग सके। मैं ये नहीं कहूंगी कि इनको कंट्रोल कर लिया जाए, नहीं, इन्हें खत्म कैसा किया जाए उसके लिए पीएफआई क्या कर रही है, क्योंकि पीएफआई को तो ये एक तरह से बैन करके कोई अलग ही तरह का ग्रुप और टेररिज्म बताकर आप लोगों को दबाने की बात करते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जो इन लोगों पर पूरी तरीके से रोक लेगी? देखिए, ये असल में एक बहुत बड़ा एक एरिया है। मैं उसमें चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का रोल होता है कि जब भी ऐसा एक माहौल एक मुल्क के अंदर बनता है, गवर्नमेंट को थोड़े एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि ऐसा एक हालत ना हो। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जेनोसाइड की तरफ जाने वाला चीज है, और मैं पॉपुलर फ्रंट की तरफ से हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो सरकार की में है, तो सरकार तो नहीं रुकी। जी जी जी, तो वही क्या है कि ग्लोबल जेनोसाइड वॉच के लोग कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट ही इस चीज को प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट ही वो है जिसको रोकना है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग लोगों को अलग रोल प्ले करना है। नंबर 1, सेक्युलर पार्टीज को यहाँ पर एग्रेसिव सेक्युलरिज्म दिखाना पड़ेगा। एक तरफ से स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व को ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेक्युलर पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके जा रही है। इससे आप हालात और खराब करेंगे, सुधारेंगे नहीं। तो हमारे सेक्युलर पार्टीज को स्ट्रांगली इंडिया का जो प्लुरलिस्टिक वैल्यूज है, वो प्लुरलिस्टिक वैल्यूज को प्रमोट करना होता है। गांधी जी के जमाने में होता था, लेकिन बंद हो गया है। नेहरू के जमाने में होता था, बंद हो गया है। तो ये प्लुरलिस्टिक अप्रोच को सेक्युलर पार्टीज पुश करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू रिलीजियस लीडर्स को ज्यादा काम इसके अंदर करना पड़ेगा। हिंदू रिलीजियस लीडर्स को हिंदू कम्युनिटी के अंदर डी रेडिकलाइजेशन का काम करना पड़ेगा। अब आप हमारे मुस्लिम मजलिसों में आकर मुसलमानों की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको हिंदू समाज के बीच में जाकर, हिंदू समाज के लोगों के अंदर जाकर मुसलमानों के बारे में बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हालात बिगड़े सिर्फ हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम पूरे मुल्क को होगा। जिन जिन कंट्रीज में धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स की है, वो कंट्री बर्बाद हो गई है। धर्म आजाद के नाम पर आप पाकिस्तान की हालत आप देख लीजिए, जर्मनी की हालत आप देख लीजिए, रवांडा का हालत आप देख लीजिए, यूगोस्लाविया एंड सर्बिया का हालत आप देख लीजिए, क्या हुआ। जिन जिन कंट्रीज के अंदर ये जात या रेस या धर्म की बुनियाद पर पॉलिटिक्स खेलते हैं, किसी का भी अच्छा नहीं हुआ, ना तो मेजोरिटी का ना तो माइनॉरिटी का, किसी का भी अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हिंदू रिलीजियस लीडर्स को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। नंबर 3, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो करना है, और पॉपुलर फ्रंट जिसको कह रहा है, वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है, अभी वक्त आ गया है वेरी ऑर्गेनाइज होना है। हमें लोकल सपोर्ट सिस्टम्स बनाना है। लोकल सपोर्ट सिस्टम के आपके मोहल्ले में, आपके यहाँ कभी भी कुछ ऐसा क्राइसिस आए, उस क्राइसिस को आप किस तरीके से डील कर सकें। इसमें लीगल एस्पेक्ट होता है, डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट होता है, अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। उन अलग अलग एस्पेक्ट में आप किस तरीके से ऐसा क्राइसिस आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ, इस मोहल्ले में कुछ एक इश्यू हो गया, मेरे यहाँ की एक कॉलेज में ऐसा एक इश्यू हो गया, कोई बाहर वाला आके मेरी मदद नहीं करेगा। वो मोहल्ले के जो जिम्मेदारान होते हैं, वो लोग किस तरीके से इस क्राइसिस को सपोर्ट करेंगे। तो एक क्राइसिस सपोर्ट सिस्टम की बहुत बड़ी जरूरत है, और ये लोकल लेवल में चाहिए। नेशनल लेवल में भी मुस्लिम लीडरशिप को इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, और ये चीज को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पुश कर रहा है।